हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का जो चैप्टर गति है उसमें पाठ के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से समझ लें कैसे लिखा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आप बताइए कि विस्थापन शून्य हो सकता है। हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब इस फेवर में आपको उदाहरण देने हैं। तो एक एग्जाम्पल देखें, जब वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो तो एक चक्कर पूरा करने पर चली गई दूरी अपने परिधि के बराबर अर्थात c बराबर 2πr के बराबर दूरी तय करेगी। लेकिन जहाँ से वह चला था, जैसे A से चला था तो A पर ही लौट करके आएगा, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों बराबर होगी, तो विस्थापन शून्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप घर से स्कूल जाते हैं और फिर लौटकर घर वापस आते हैं तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि जहाँ से आप चले थे वहीं पर पहुँच गए। तो विस्थापन होता है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो जब दोनों एक ही बिंदु पर होगा तो विस्थापन शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो किसान जो है ये ABCD ये एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा 10 मीटर लंबी है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब ये कह रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में एक चक्कर, और टोटल समय लेता है 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले आप कुल समय जो 2 मिनट 20 सेकंड है उसको बदल दीजिए सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 गुणे 60 और प्लस 20, तो 60 दूना 120 और प्लस 20 140 सेकंड। अब 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 140 बटा 40, तो 60 बटा 2 अर्थात 3.5 चक्कर लगाएगा। 7/2 कर लीजिए, या 3 होल एंड 1/2, यानी 3 पूरा चक्कर लगाएगा और एक आधा चक्कर लगाएगा। तो देखें कि A से B C D आया एक चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर और ये तीसरा चक्कर, फिर आधा चलेगा, आधा चलेगा मतलब कि ये A B आया और फिर ये C आया। तो A से C की जो बीच की दूरी होगी वही उसका विस्थापन होगा। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC इक्वल्स टू √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 10 है और BC भी 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 √200। 200 को आप लिख सकते हैं 2 × 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो इस तरह से आ जाएगा 10√2 मीटर। तो किसान के विस्थापन का जो परिमाण होगा वह होगा 10√2 मीटर। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो बताना है कि विस्थापन के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। तो क्या विस्थापन शून्य नहीं हो सकता? विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, यह कथन गलत है। विस्थापन शून्य होता है और नहीं भी होता है। तो ये कह रहा कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता, तो ये कथन गलत है। जैसे A से चलकर अगर A पर पहुँचे, A से चल करके अगर A पर पहुँचे तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक है, तो विस्थापन शून्य होगा। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो देखें, अगर हम ये 3 स्थिति इसकी है
एक सरल रेखा में ए से बी गए और बी से सी गए, तो दूरी हो गई ए बी प्लस बी सी, और विस्थापन भी होगा ए से सी तक, यानी 5 5 10 मीटर। तो इसका मतलब हो गया कि दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं जब यह सीधी रेखा में गति कर रहा है। तो दूसरा, ए से बी गया और फिर बी से लौट आया 5 मीटर सी, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन ए से सी तक होगा। ये 10 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी था और 5 मीटर लौट आया, तो 10 में से 5 गया 5। तो इसका मतलब हो गया कि जो विस्थापन है वह कुल दूरी से कम हो सकता है। इसी तरह ए से बी और फिर लौट के गया ए पर, तो विस्थापन 0 हो सकता है। तो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा कथन जो दिया गया था यह कथन गलत है। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो ये आपने थ्योरी में पढ़ा था कि चाल एवं वेग में क्या अंतर है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस अवस्था में किसी वस्तु और औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? तो जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही होगी उस स्थिति में विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होंगे। तो जब विस्थापन और दूरी बराबर होंगे तो उनकी औसत चाल और औसत वेग का जो परिमाण है वह भी बराबर होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी का जो ओडोमीटर है वह उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? सरल रेखा दिखाई पड़ता है। अर्थात जब हम ग्राफ प्लाट करते हैं तो वह ग्राफ जो है एक सीधी रेखा में आता है। ये ग्राफ आप आगे देखेंगे। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल जो प्रकाश की चाल के बराबर है, यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब इसमें हमको बताना है कि स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी है। तो जो दिया गया सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो सिग्नल को पहुंचने में लगा समय t बराबर 5 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 5 × 60 300 सेकेंड। सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल के बराबर है और इसको c से दिखाते हैं, तो c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल है 3 × 10⁸ और इंटू समय है 300 सेकेंड। गुणा कर दीजिए, 300 का 3 में तो 900 × 10⁸ इसमें से 2 जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर। यह बहुत लंबी दूरी है, इसलिए हम इसको मीटर के बजाय किलोमीटर में दिखाते हैं। तो 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 से भाग देने पर 10⁻3 और 10⁻3 इसमें से कम हो जाएगा, तो 9 × 10⁻7 किलोमीटर। अर्थात स्टेशन से अंतरिक्ष यान की जो दूरी है वह 9 × 10⁻7 किलोमीटर है। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है या असमान त्वरण से गति में है? तो एक समान त्वरण से गति में है तो जब वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो तथा समान समय अंतराल में इसका वेग समान रूप से घटे या बढ़े, यानी अर्थात बढ़ता है या घटता है, तब कहा जाएगा कि एक समान त्वरण है। और जब वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, अर्थात असमान रूप से घटे या बढ़े, तो उसे असमान त्वरण से गतिमान कहते हैं। ये इक्वेशन है, देखिए जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन गति के नियम 3 पढ़े हैं। v बराबर u प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उन्हीं पर आधारित है। तो ये देखिए इसका पहला क्वेश्चन, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 5 सेकेंड टाइम हो गया,
उसकी स्पीड पहले क्या है, तो बस की प्रारंभिक चाल u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया सेकंड में, इसलिए हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि वो आता है ना 1000/60 × 60, उसको कट करते हैं तो 5/18 आता है। तो ये वैल्यू मिल जाएगी 200/9 मीटर प्रति सेकंड। बस की अंतिम चाल ये घट करके 60 किलोमीटर हो गया था, तो अंतिम चाल भी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 को 5/18 से गुणा करिए, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण के लिए क्या पढ़ा आपने, ए इक्वल्स टू वेग परिवर्तन की दर बटा समय, तो v माइनस यू बाई टी। v के जगह पर 50/3, u की जगह पर 200/9 और बटा 5 t हो गया। अब 9 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। जब 9 आ जाएगा तो इस 3 से भाग देंगे, 9 में 3 त्रिका 9, फिर 3 से गुणा करेंगे 50 में, तो 50 तिहाई 150 माइनस 200 और बटा 5 नीचे। अब इस तरह से 150 में से 200 को घटाएंगे तो 150 छोटा है, 200 बड़ा है, इसलिए होगा -50। तो -50/9 और नीचे 5 है। अब ये 5/1 का उल्टा हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो ये कट करके आ जाएगा -10/9 और -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन आया, तो जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो यह बताता है कि यह मंदन है। त्वरण जब ऋणात्मक होता है तो क्या बताता है कि यह मंदन है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ की, तो जब चलना प्रारंभ की तो उस समय उसका कुछ वेग तो था नहीं, तो प्रारंभिक वेग 0, तो u बराबर 0। 10 मिनट में, तो 10 मिनट बराबर 10 × 60 सेकेंड, तो 600 सेकेंड हो गया। ये रफ्तार पा जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी v बराबर हो गया 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो 40 × 5/18 ये आप मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो ये आ गया 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान टी, तो फिर v की जगह पर 100/9 और माइनस यू बराबर 0 है, बटा t 600 सेकेंड। अब इसको 100/9 और गुणे 1/600 कट कर देंगे तो आएगा 1/54। 1/54 को अगर आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात जब 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही होगी, उस समय उसका त्वरण होगा 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ग्राफ से संबंधित है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो एक समान के लिए क्या होता है कि जब दूरी और समय के बीच समान समय में समान दूरी, तो इसके बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो यह एक सीधी लाइन आती है। यह बताता है कि यह एक समान वेग से गतिमान है। इसी तरह से असमान गति में दूरी और समय के बीच जो ग्राफ बनाते हैं तो वह सीधी लाइन नहीं होती है, बल्कि कर्व होती है। एक जो है वक्र रेखा में आता है, या तो घटते हुए ऊपर की तरफ, घटते हुए नीचे की तरफ, या बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये दूरी है और ये समय है, और जो ग्राफ है वह समय के समानांतर है। तो जब समय के समानांतर है तो अब हर समय देख रहे हो कि उसकी दूरी जो है फिक्स है, नियत है, अर्थात वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी वस्तु जो है वह रेस्ट में है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो देखें, चाल और समय के बीच एक ग्राफ है, तो ये समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। तो हर समय इसकी चाल क्या है, नियत है, अर्थात यह एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से गतिमान, निश्चित चाल से ये चल रहा है।
वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है? तो आप देखें, ये वेग है और ये समय है। हमने एक ग्राफ बनाया ओपी, इसके नीचे की एरिया। तो चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस हो गया ओ क्यू और हाइट हो गई पी क्यू। और पी क्यू क्या है? वेग है, और ओ क्यू क्या है? समय है। तो वेग गुणे समय। अब देखिए v बराबर क्या होता है? v बराबर s बाई टी होता है। तो s बराबर v इंटू टी। तो v इंटू टी अर्थात वेग गुणे समय। तो ये क्या बताएगा? s बताएगा। s मतलब कि दूरी, अर्थात इसके नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि ये बताएगी कि वह वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, अर्थात वस्तु कितनी दूरी तय की है ये बताएगा। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। तो देखें, बस विरामावस्था से चलती है, तो जब विरामावस्था से चलती है तो u बराबर 0। समय कितना लगा? 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड? 120 सेकेंड। त्वरण 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो दिया गया है। फिर क्या पूछा है? चाल, प्राप्त चाल, अंतिम वेग v बराबर क्वेश्चन मार्क, तय की गई दूरी s बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखेंगे कि जो आपने गति के समीकरण पढ़े हैं उसमें से कौन सा समीकरण लगाएं? तो u है, t है, a है और v है। तो इससे संबंधित v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये लगाएंगे आप। तो v बराबर u प्लस ए टी, यू की जगह पर 0 प्लस a की जगह पर 0.1 इंटू टी की जगह पर 120। तो 120 का 0.1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। 12 में 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, अर्थात 12 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो प्राप्त की गई चाल है वह 12 मीटर प्रति सेकेंड होगी। दूसरा है तय की गई दूरी। तो इसमें देख रहे होंगे कि जब समय दिया गया है, प्रारंभिक वेग भी दिया गया है और त्वरण दिया गया है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखें, तो s बराबर यू टी, यू की वैल्यू 0 है, 0 इंटू टी 120 प्लस हाफ ए की जगह पर 0.1 इंटू टी 120 का स्क्वायर। तो ये तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 0.1 गुणे ये आ गया 14,400। अब 2 से इसको भाग देंगे और एक 0 इसमें से निकल जाएगा तो यह जाएगा 720 मीटर। तो वस्तु द्वारा जो प्राप्त चाल है या रेलगाड़ी या गाड़ी जो भी चल रही है उसकी जो चाल है वह हो जाएगी 12 मीटर प्रति सेकेंड, और उसके द्वारा उतने समय में तय की गई जो दूरी होगी वह होगी 720 मीटर। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? अब देखिए क्या क्या दिया है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। 18 पचे 90 और 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण दिया है a बराबर -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये विरामावस्था में आती है तो इसका मतलब रुक जाएगी, तो v बराबर 0। तय की गई दूरी s ज्ञात करना है। तो जो गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको आप यूज करेंगे। अब आप ये बताइए कि इसका आप यूज क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने पहले और दूसरे का किया? इसलिए कि इसमें t नहीं दिया गया है। तो जब t नहीं दिया गया है तो हमारे तीसरे समीकरण में ही है कि t नहीं आता है, तो इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू ये 0 हो गया, u की जगह पर 25 का स्क्वायर और प्लस 2 a की जगह पर -0.5 और गुणे s। तो 0 बराबर 25 का स्क्वायर हो गया 625, माइनस ये प्लस से गुणा हो जाएगा तो माइनस प्लस का माइनस, और ये 5 दूना 10, तो ये आ गया 1.0 इंटू यस। अब यस को जो है
आप जीरो की तरफ भेज दीजिए तो ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो s बराबर हो गया 625 मीटर। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले 625 मीटर दूरी तय करेगी। एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? देखिए, एक आनत तल है, तो आनत तल का मतलब हो गया कि झुका हुआ है ये। अब यहाँ पर एक ट्राली है, तो ट्राली को कोई वेग देने की जरूरत नहीं है। ट्राली को जैसे ही छोड़ेंगे अपने आप वो आगे की तरफ बढ़ने लगेगी, अर्थात इसका जो प्रारंभिक वेग है वह 0 है। त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम वेग क्या होगा ये आपको निकालना है, कब? 3 सेकंड के बाद। तो इक्वेशन लगेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इक्वल्स टू यू 0 है, प्लस a 2 और t 3, तो 2 तिहाई 6। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जब ट्राली यहाँ से चल देगी तो 3 सेकंड के बाद जहाँ पर भी पहुँचेगी उसका वेग होगा 6 मीटर प्रति सेकंड। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? रेसिंग कार है, त्वरण दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय 10 सेकंड, प्रारंभिक वेग u 0 है, तय की गई दूरी s क्या होगा? तो दूसरा समीकरण लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू की जगह पर 0 इंटू टी की जगह पर 10 प्लस हाफ, a की जगह पर 4 और t का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 0 गुणे 10 0 हो गया, 1/2 गुणे 4 गुणे 10 10 में 100। अब ये 400/2 अर्थात 200 मीटर। तो जो रेसिंग कार है वह 10 सेकंड के बाद 200 मीटर की दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से इसको समझें। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? फिगर से देखें कि ये हाइट है, सपोज कर लेते हैं कि ये h है, और यहां से पत्थर को फेंका जा रहा है u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो आपको पता है कि जब कोई भी वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद उसका वेग 0 हो जाता है और फिर वह नीचे की तरफ लौटने लगती है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि h दूरी तक जाता है और उसका वेग 0 हो जाता है, अंतिम वेग, और फिर वह वहाँ से लौटने लगता है। पृथ्वी से ऊपर फेंका गया है। आपको पता है कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात इसका जो त्वरण है वह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। तो जब ये त्वरण जो दिया गया है पृथ्वी के ऊपर जाने, माने ऊपर फेंका गया तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो जब नीचे की तरफ होगा तो प्लस होगा, और ऊपर यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध फेंका जा रहा है तो जो त्वरण होगा वह माइनस लिया जाएगा। तो देखें तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हम ऊपर नीचे जाने पर h कर लेते हैं, त्वरण को g कर लेते हैं, तो h या s दूरी आप जैसा भी लेकर के करें। तो v की वैल्यू क्या है? 0 हो गई। u 5 का स्क्वायर 2 गुणे a माइनस 10 हो गया इंटू s या h जो भी है, तो ये वैल्यू आ गई 0 इक्वल्स टू 25 माइनस 10s। अब 10s को लेफ्ट ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10s इक्वल टू 25, तो s इक्वल टू 25/10 यानी 1.25 मीटर, अर्थात यह 1.25 मीटर ऊंचाई तक जाएगा। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v की जगह पर 0 है, u की जगह पर 5, a की जगह पर -10 इंटू टी, तो -10t को 0 की तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 10t बराबर 5। तो t बराबर 10 से गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा 5/10, तो 0.5 सेकेंड। अतः जो प्राप्त ऊंचाई है वह 1.25 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय है वह 0.5 सेकेंड लगेगा।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो अभ्यास के प्रश्न हैं, उसको अगली वीडियो में दिया जाएगा।